Hello students, welcome to Oja Commerce Home. Here is the another video of macroeconomics. That is the second unit of macroeconomics, that is money and banking. आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ मनी की बात करेंगे. मनी होता क्या है, मनी आया कहाँ से, इस टर्म मनी आया कहाँ से, और ये टर्म मनी आई उससे पहले हिस्ट्री में क्या था. आपको पता है मनी आया कब, कहाँ से आया और उसके पहले क्या था. ये सब चीजें आप बात करेंगे इस वीडियो में, आज की वीडियो में. चलिए शुरू करते हैं. इंडिपेंडेंस के पहले हमारे पास मनी ऐसी कोई टर्म थी नहीं, तो उस टाइम पे क्या चलता था, बार्टर सिस्टम. अब ये बार्टर सिस्टम क्या होता है, बार्टर सिस्टम वो होता है कि आपने किसी एक फ्रेंड से, आप एक ए पर्सन हो, आपने एक फ्रेंड आपके बी से गुड्स और कमोडिटी खरीदे और फ्रेंड ने आपको पैसे नहीं दिए, उसने भी आपको गुड्स या कमोडिटी दी. इफ सपोज आपके पास राइस है और फ्रेंड के पास वीट है, आपको वीट चाहिए जो कि आपके फ्रेंड के पास ऑलरेडी है, तो आप आपके फ्रेंड से राइस के बदले वीट ले सकते हो क्योंकि आपको वीट की डिमांड थी. इसे ही कहते हैं बार्टर सिस्टम. आपको जो चीज की डिमांड है वही सेम चीज आपके फ्रेंड या अपोजिट मेंबर के पास अवेलेबल है और आप उससे लेने के लिए एग्री है. इसे कहते हैं बार्टर सिस्टम. अब पहले अच्छा खासा बार्टर सिस्टम चल रहा था, फिर ये मनी ऐसी टर्म को लाने की जरूरत क्या पड़ी उसे देखते हैं. हर चीज के एक एडवांटेजेस रहते हैं, एक लिमिटेशंस रहती है. ये बार्टर सिस्टम की भी कुछ एडवांटेजेस है और कुछ लिमिटेशंस है. हमें एडवांटेज में ध्यान नहीं देना, हम लिमिटेशन से पढ़ते हैं. क्यों? क्योंकि लिमिटेशन थे तभी मनी को इंट्रोड्यूस करा. किसी चीज में कमियां होगी तभी नई चीज को लाएंगे. इसलिए ये बार्टर सिस्टम में कुछ न कुछ लिमिटेशंस थे, इसलिए हमने किसे इंट्रोड्यूस करा, मनी को. अब पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है और इसके लिमिटेशंस क्या है. किस चीज के, बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस एंड इसकी डेफिनेशन. सो अब देखते हैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है. बार्टर सिस्टम क्या कह रहा है, इट रिफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स. मतलब बार्टर सिस्टम क्या कहता है, एक्सचेंज करना गुड्स के बदले गुड्स को. मैंने आपको बताया था पहले कि अपन ने एक जगह से, ए ने बी से वीट लिए, उसको मनी ना देते हुए उसको राइस लिए. इसको कहते हैं बार्टर सिस्टम. गुड्स के बदले गुड्स लेना, भले ही वो वीट और राइस हो, भले ही वो वीट और शूज हो, वीट एंड पेन हो, राइस और पेन हो, कुछ भी ले सकते हैं, अपने ऊपर है. बट मनी का कोई रोल नहीं रहेगा. ये तो होगी अपनी ओन लैंग्वेज में डेफिनेशन. अब देखते हैं इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या कहती है. बार्टर सिस्टम क्या होता है, एन इकोनॉमी वेयर there is a direct exchange of goods and services. डायरेक्ट एक्सचेंज रहता है, मतलब किसी का कोई रोल नहीं है कि आप ये मेरा कमोडिटी लीजिए और इसे सेल कीजिए. यहाँ पे क्या रहता है, डायरेक्ट एक्सचेंज रहता है किसी भी गुड्स का किसी भी गुड्स से. अब वो अपने ऊपर डिपेंड है कि अपने को किससे एक्सचेंज करना है और क्या एक्सचेंज करना है. यहां देखते हैं, यहां एक कमोडिटी है और ये सेकंड कमोडिटी है.
अपने ऊपर है कि हमारी डिमांड अगर राइस की है तो हमें फाइंड करना पड़ेगा कि राइस की इसको सेल करना है और वीट की डिमांड किसको है। अगर हमें वीट को सेल करना है, ए के पास राइस है, उसे राइस सेल करना है, तो उससे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि राइस की डिमांड किसे है, और वी को फाइंड करना पड़ेगा कि वीट की डिमांड किसको है। इसको एक चीज और कहते हैं कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी। ये थी बार्टर सिस्टम की डेफिनेशन। अब देखते हैं इसकी लिमिटेशंस क्या क्या थे। हमें मनी को इंट्रोड्यूस क्यों करना पड़ा, कुछ तो बार्टर सिस्टम के लिमिटेशंस होंगे जब भी हमें मनी को इंट्रोड्यूस करना पड़ा इकोनॉमी में। तो अब देखते हैं इसके लिमिटेशंस क्या क्या है। चलिए अब डिस्कस करते हैं लिमिटेशंस या फिर प्रॉब्लम्स क्या क्या है बार्टर सिस्टम से रिलेटेड। यहाँ पे 5 प्रॉब्लम्स है जो कि हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। पहली है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, दूसरी डिविजिबिलिटी, थर्ड कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, फोर्थ स्टोर ऑफ वैल्यू, फिफ्थ स्टैंडर्ड ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स। अब डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स कहता क्या है? ये कहता है कि अगर हम ए ने बी से कोई भी आइटम या कमोडिटीज एक्सचेंज करा तो बोथ द पार्टीज को सेटिस्फेक्शन लेवल होना चाहिए। किसी को भी नाराजगी नहीं रहना चाहिए कि हमारा नुकसान हो गया, मतलब दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए एक्सचेंज से। ये तभी वर्क करता है जब यहाँ लिखा है ओनली वर्क्स व्हेन बोथ द बायर्स एंड सेलर्स रेडी टू एक्सचेंज। दोनों ने मन बना लिया है कि हमें ये कमोडिटी एक्सचेंज करना। हमें सपोज ए के पास राइस है और उसको वीट चाहिए, और बी के पास वीट है और उससे राइस चाहिए। सो ओनली दिस कंडीशन में ये दोनों एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर इसके पास शूज है और उससे वीट चाहिए तो ये एक्सचेंज नहीं हो सकता है, बार्टर सिस्टम यहाँ वर्क नहीं करेगा। सो ये था पहला लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। इसमें हमने देखा कि बोथ द पार्टीज सेटिस्फाई होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबिलिटी। अब डिविजिबिलिटी की बात करते हैं। डिविजिबिलिटी में क्या होता है कि कोई भी कमोडिटी एक्सचेंज करने के लिए हम उससे डिवाइड नहीं कर सकते। कमोडिटी कांट बी एक्सचेंज इन पीसेस फॉर डिफरेंट थिंग्स। एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे एक पर्सन है ए जिनके पास हॉर्स है, दूसरा है बी जिनके पास शूज है, और थर्ड है सी जिनके पास क्या है, वीट है। अब क्या ये बार्टर सिस्टम हो सकता है? नहीं। अगर तीनों को एक दूसरे से एक्सचेंज करना हो, क्या हम हॉर्स को पीसेस में बांट सकते हैं कि वो इतना इक्विवेलेंट हो जाए कि 1 किलो वीट के बराबर आ जाए? नहीं कर सकते। इसलिए एक इसका लिमिटेशंस था डिविजिबिलिटी। थर्ड पॉइंट आता है कॉमन मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। इसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन अराइज होता है, इन व्हाट प्रोपोर्शन द टू गुड्स आर टू बी एक्सचेंज। हमें एक्सचेंज करना है टू गुड्स, मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो किस क्वांटिटी में आप एक्सचेंज करोगे? एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक मार्कर है, इसकी वैल्यू मुझे पता है 10 रुपीज होगी या 20 रुपीज, 30 रुपीज, कितनी भी होगी, मनी में एक्सचेंज कर सकता हूँ इसे। अब इसकी जगह मुझे कह दे कि आप ऐसे इस मार्कर के एक्सचेंज में आप एक हॉर्स खरीद लो, क्या ये बेनिफिशियल होगा? यस होगा।
बट वो सिर्फ मेरे लिए होगा, हॉर्स देने वालों के लिए नहीं होगा, क्योंकि हॉर्स की वैल्यू ज्यादा है। अगर हमें कह दे कि वीट के बदले राइस ले लो, राइस की वैल्यू अलग है, वीट की वैल्यू अलग है, दोनों की वैल्यू डिफरेंट है। तो अब कितना केजी लेना है वो हमें नहीं पता, कितना केजी राइस के एक्सचेंज में कितना केजी वीट लेना है। ये है इसका ड्रॉबैक। क्या है? कॉमन मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। कोई मेजरमेंट नहीं है कि कितना मेजर करके आपको एक्सचेंज करना है। अब फोर्थ पॉइंट आता है स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू क्या कहता है कि अभी के टाइम पे हम मनी को स्टोर कर सकते हैं, हमारे बैंक में करें, लॉकर में करें, किसी में भी करें। पर पहले के टाइम पे हम किसी भी गुड्स को स्टोर नहीं कर सकते थे। उसके लिए एक स्टोरेज चाहिए रहता है, बड़ा सा गोडाउन चाहिए रहता था, और उसको स्टोर करने के लिए टाइम चाहिए, एफर्ट्स चाहिए, उसकी वैल्यू चाहिए, उसको ना टाइम चाहिए कि उसको स्टोर करने के लिए। सपोज एग्जांपल लेते हैं, ए है एक फार्मर है, सपोज एक फार्मर है, इसके पास 100 टन्स ऑफ वीट है। कितना है? 100 टन्स ऑफ वीट। उसने क्या करा? एक्सचेंज करा बी से 50 टन्स ऑफ राइस। बट अब दोनों के पास एक्सचेंज हो गया, यहां तक बात ठीक है। अब सवाल आता है उसे स्टोर कहाँ करें। चलो वीट और राइस है तो स्टोर कर भी लेंगे, सर आप बोलेंगे स्टोर कर लेंगे। अब अगर हम इस वीट और राइस की जगह हम फार्मर बैठा देते हैं, सपोज एक फ्रूट ले लेते हैं, कोई सा भी फ्रूट, या ले लेते हैं मैंगो ही ले लेते हैं। मैंगो 100 kg ऑफ मैंगो दिए बी को, और बी ने क्या करा? पाइनएप्पल दिए 50 kg। अब ये तो ऐसे गुड्स है जो 1 महीने या 15 डेज में ही खराब हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज है। तो इसे स्टोर कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। ये भी एक प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम की। स्टोरेज हो जाता था, फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी स्टोर करने में, उसको टाइम देने में, एफर्ट नहीं दे पाते थे। सपोज 15 kg हमने स्टोर करा, उसमें से आधा तो खराब हो गया 15 दिन में ही, तो हमारा एक्सचेंज करने का कोई बेनिफिट रहा नहीं रहा। अब ये लिमिटेशंस का लास्ट एंड 5th टॉपिक है, टर्म है स्टैंडर्ड ऑफ फ्यूचर पेमेंट। इसमें एक एग्जांपल से पहले समझाता हूँ मैं आपको। हम एक शॉप पे गए, अभी की बात कर रहे हैं, हम एक शॉप पे गए कुछ सामान खरीदने। सामान कॉस्ट करा 200 रुपीज का, आपकी पॉकेट में 100 रुपीज है। आपने कह दिया भैया मैं 10 मिनट से आके आपको दे के जाता हूँ, या कह दिया बाद में दे के जाता हूँ भैया आपको, आपकी पहचान के भैया थे, आपको कह दिया बाद में दे के जाता हूँ। शॉपकीपर ने कहा हाँ ठीक है दे जाना, कोई दिक्कत नहीं है। पर पहले के ओल्ड ईयर्स में वहां क्या था, आपने गुड्स खरीदा, उसी टाइम पे आपको गुड्स के बदले गुड्स देना पड़ता था। इसमें क्या कह रहा है? फ्यूचर पेमेंट कांट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपने एक एक्सचेंज करा वीट के बदले राइस, उसने कहा मुझे राइस चाहिए पर अभी नहीं चाहिए, बाद में चाहिए, पर सामने वाली पार्टी को वीट अभी ही चाहिए। तो इस टर्म पे स्टैंडर्ड ऑफ फ्यूचर पेमेंट में बार्टर सिस्टम काम नहीं करता था। बार्टर सिस्टम क्या कहता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट द सेम टाइम। उसी टाइम पे हम कहाँ ढूंढने जाएंगे उसको कि 2 साल बाद की आपने हमसे राइस लिए थे, आप हमें वीट कब दे रहे हैं? अभी तो हम कहते हैं ये लीजिए 10,000 रुपीज, आपको नीड है ले लीजिए,
भले ही 1 साल बाद ही वापिस दे देना, हम उस पर्सन को जानते हैं और हमें उस पर ट्रस्ट है तो ले सकते हैं 1 साल बाद भी। पर गुड्स को कहाँ हम 1 साल बाद लेने चाहेंगे? ये एक टाइप से प्रॉब्लम और लिमिटेशंस है। अभी हमने ये लिमिटेशंस देखे, 5 लिमिटेशंस 1 by 1 देखे। क्या क्या थे? डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स, डिविजिबिलिटी, कॉमन मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ फ्यूचर पेमेंट। अब ये 5 लिमिटेशंस आ गए बार्टर सिस्टम में। इसी की वजह से हमें क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ा? एक टर्म जिसका नाम है मनी। अब देखते हैं मनी होता क्या है। अब देखते हैं मनी होता क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या होती है। मनी की डेफिनेशन नहीं याद हो रही, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिखाऊंगा डेफिनेशन याद कैसे करते हैं। आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा? बार्टर सिस्टम पढ़ लिया, उसके लिमिटेशंस पढ़ लिए। अब देखते हैं मनी क्या होता है। मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ फ्यूचर पेमेंट। कुछ याद आ रहा है? लिमिटेशंस क्या क्या होते हैं? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ फ्यूचर पेमेंट। यही सब लिमिटेशंस को याद करो और डेफिनेशन में लिख दो, बहुत इजी है। मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड फ्यूचर पेमेंट। अब ये हो गई डेफिनेशन बुक की लैंग्वेज की। अब अपनी लैंग्वेज में कैसे डेफिनेशन बनाए? मनी क्या होता है? मनी होता है एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज जिससे हम सामान ले सकते हैं और किसी को दे सकते हैं। अब सर ये लेंगे और देंगे क्या होता है? कैसे एक्सचेंज करेंगे किसी गुड्स को मनी से? आपकी पॉकेट में कॉइन है, रुपी नोट है, या आपकी पॉकेट में चेक है। अगर ये चीजें है मतलब आपकी पॉकेट में मनी है तो आप मार्केट में किसी भी जगह किसी भी आपकी डिमांड अकॉर्डिंग टू योर डिमांड कमोडिटी खरीद सकते हैं। ये तीनों क्या होते हैं? मनी के मेजरमेंट। मनी को मेजर हम कॉइन से कर सकते हैं, रुपी से कर सकते हैं और चेक से करते हैं। हमारी पॉकेट में चेक है, मनी है, 10 रुपये का नोट, 500 रुपये का नोट या 2000 का नोट है, मतलब हमारी पॉकेट में कुछ अमाउंट ऑफ मनी है और इस मनी से हम अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग कुछ भी मार्केट में परचेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर परचेसिंग पावर। चलिए फंक्शंस देखते हैं फटाफट से। मनी के फंक्शन क्या होते हैं? 2 फंक्शन होते हैं, एक तो प्राइमरी फंक्शंस और एक सेकेंडरी फंक्शंस। अभी प्राइमरी और सेकेंडरी से कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या फंक्शंस होते हैं। हाँ, इनके अंडर में और फंक्शन होते हैं। प्राइमरी के अंदर 2 फंक्शन और आएंगे, सेकेंडरी के अंदर 3 फंक्शन और आएंगे। चलिए उसको फटाफट देख लेते हैं क्या क्या फंक्शन होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर। अब बात करते हैं प्राइमरी फंक्शंस की। सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी फंक्शंस डिस्कस करेंगे अभी। उसमें 2 पॉइंट आते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। अभी 2 चीजें क्या है? पहला पॉइंट है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब सर मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? हमें पता है क्या होता है। क्या होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज? अब हमें बार्टर सिस्टम भूल जाना है कि हमने कुछ पढ़ा है बार्टर सिस्टम में। बार्टर सिस्टम में क्या था? कमोडिटी एक्सचेंज होती थी। यहाँ पे मनी का काम होगा, यहाँ कमोडिटी का काम नहीं है। कमोडिटी टू कमोडिटी नहीं होगा, ये मनी टू कमोडिटी होगा। हम पेमेंट देंगे और कमोडिटी परचेस करेंगे, हम पेमेंट लेंगे और कमोडिटी सेल करेंगे। मीडियम ऑफ एक्सचेंज बार्टर सिस्टम में जो था
को डबल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बॉन्ड को हटाने के लिए इंट्रोड्यूस करा मनी को, जिससे कि हमें एक्सचेंज करने में एक मीडियम का हेल्प ले। कि सपोज हम एक्सचेंज कर रहे हैं बुक को बुक से, तो वो बुक की कॉस्ट एक की 200 रुपए थी और उसको एक्सचेंज किससे करेंगे, 200 से ही करेंगे, ना कि 300 वाली बुक से एक्सचेंज करेंगे या 100 रुपीज वाली बुक से एक्सचेंज करेंगे। सेकेंड पॉइंट, मेजर ऑफ वैल्यू। इसको वैल्यू मेजर कर सकते हैं। हम परचेज करने गए वीट 1 किलो, उसकी प्राइस सपोज 100 रुपीज है, सपोज करना होगी तो मुझे पता नहीं क्या है। तो 1 किलो प्राइस वीट की 100 रुपीज है, इसको हम मेजर कर सकते हैं वैल्यू में। 100 रुपीज प्राइस है, इसी को कहते हैं मेजर ऑफ वैल्यू। ये प्राइमरी फंक्शंस हमेशा याद रखना, बेसिक फंक्शंस है, डेफिनेशन बनाने में काम आएंगे, प्लस अगर एग्जाम में पूछते हैं तो भी ये मेन फंक्शंस ही पूछते हैं। बात करते हैं सेकेंडरी फंक्शंस की। सेकेंडरी फंक्शंस क्या क्या होते हैं, 3 होते हैं, एक स्टोर ऑफ वैल्यू, एक स्टैंडर्ड ऑफ फ्यूचर पे एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। आपको याद है तीनों चीजें ही लिमिटेशंस थी बार्टर सिस्टम की। स्टोर ऑफ वैल्यू में याद है क्या पढ़ा था अपन ने, कि हम कुछ गुड्स परचेस करते हैं तो उसको स्टोर करने की हमारे पास स्टोरेज नहीं थी, टाइम नहीं था, उतना एफर्ट्स नहीं लगा रहे थे हम स्टोर करने की। पर अब किसकी बात कर रहे हैं, मनी आ गया अब टाइम पे। अब हम मनी को स्टोर कर सकते हैं बैंक के लॉकर में, या बैंक में सेविंग अकाउंट खोल के स्टोर कर सकते हैं, किसी भी तरह हम स्टोर कर सकते हैं मनी को। तो ये क्या हो गया, स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टैंडर्ड ऑफ फ्यूचर पे, हमने किसी से आज पेमेंट लिया कि मुझे 10,000 रुपीज चाहिए, मैं आपको रीपे कब करूंगा, 2 महीने बाद। उन्होंने कहा ठीक है, पर 2% इंटरेस्ट चार्ज होगा। करते हैं हम, पेमेंट बाद में देंगे पर 2% इंटरेस्ट चार्ज होगा। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ फ्यूचर पेमेंट। फ्यूचर पेमेंट की गारंटी आपको है कि कर देगा, पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। थर्ड पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। आपके पास 500 रुपीज है, आपके फ्रेंड को 400 रुपीज की जरूरत है। आपके पास कितने हैं, आपके पास कितने हैं, 500। आपके फ्रेंड को कितने चाहिए, 400। क्या आप उससे पेमेंट दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हैं। तो आपके पास 500 है, 400 आपके फ्रेंड को चाहिए, आप उसको दे सकते हो, दे दिया आपने। इसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। चाहे वो आपके फ्रेंड को दो या आप उस 500 को पूरा की पूरा बैंक में डिपॉजिट कर दो एज सेविंग, कुछ भी कर सकते हो। आपके 500 आप कुछ भी करो, ट्रांसफर कर सकते हो। इसको कहते हैं फंक्शंस ऑफ सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी। सेकेंडरी क्या थे, 3 थे, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड फ्यूचर पेमेंट, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। एंड प्राइमरी क्या कहते हैं, मेजर ऑफ वैल्यू, देन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये 2 ही थे प्राइमरी फंक्शंस। अब बात करते हैं मनी सप्लाई की। एक चीज रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है। चाहे वो डेफिनेशन पूछ ले, चाहे वो फॉर्मूला पूछ ले, या चाहे वो क्वेश्चन पूछ ले, डेफिनेटली क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। अब मनी सप्लाई होता क्या है, आपने सुना है रोटेशन ऑफ मनी, कुछ टर्म सुनी होगी, बैंक से सुनी होगी या आपके पापा से सुनी होगी कि रोटेशन नहीं हो रहा है बिजनेस में मनी का। ये सेम वही चीज है। रोटेशन मतलब क्या होता है, मनी का सप्लाई होना। एक ने दूसरे से पेमेंट लिया, दूसरे ने फिर तीसरे को पेमेंट दिया, सेम पेमेंट, फिर तीसरे ने फिर उसको किसी और को दिया। इसको कहते हैं मनी का रोटेशन चलना, मार्केट में मनी का रोटेशन होना। इसके लिए प्रॉपर डेफिनेशन है, प्लस एक फॉर्मूला भी बहुत अच्छा सा है, उसको हम फटाफट से देख लेते हैं। ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है, आप इसे रीड कर सकते हैं। क्या डेफिनेशन कह रही है, इट रिफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी।
इकोनॉमी के अंदर टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी कितना है पब्लिक के पास एक पर्टिकुलर टाइम पे। हम मार्केट जाते हैं, आप परचेस करने गुड्स गए मार्केट, कुछ अमाउंट लेके जाते हैं या बिना मनी के चले मार्केट में कुछ परचेस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो इसे ही कहते हैं मनी सप्लाई। आप कुछ मनी दोगे तो ही परचेस कर पाओगे, और मनी किसको दोगे? शॉपकीपर को दोगे। उसने भी तो आगे से गुड्स परचेस करा होगा, तभी वो आपको सेल कर पाएगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक पर्सन है जिसका नाम ए है। ए को परचेस करना है कमोडिटी एक्स। एक्स क्या है? कोई सी भी कमोडिटी। उसकी प्राइस क्या है? 200 रुपीज। उसको पता है उसकी प्राइस 200 रुपीज है। उसकी पॉकेट में 200 रुपीज है। वो गया शॉपकीपर के पास, भैया मुझे ये कमोडिटी देना जिसकी प्राइस कितनी है? 200 रुपीज। उसने पैसे दिए, मनी दिया। अब शॉपकीपर अपने पास मनी नहीं रखेगा। वो क्या करेगा? वो सेम अमाउंट, उसका प्रॉफिट निकाल के कुछ अमाउंट किसको देगा? होलसेलर। होलसेलर कौन है? एक बी है होलसेलर। होलसेलर उस अमाउंट का कुछ पार्ट रखेगा, बाकी अमाउंट किसको देगा? कंपनी को। कंपनी को क्यों देगा? क्योंकि कंपनी से उसने माल परचेस करा है, कमोडिटी परचेस करी है। कंपनी फिर क्या करेगी? उसी अमाउंट से नेक्स्ट प्रोडक्शन करेगी। प्रोडक्शन होगा नेक्स्ट। इसी को कहते हैं मनी सप्लाई। आपने पे कितने करे? 200 रुपीज की साइकिल चल रही है। अगर आपको वही कमोडिटी नेक्स्ट टाइम परचेस करना है तो अवेलेबल हो पाएगी? यस, हो पाएगी। वही कंपनी वापस होलसेलर को कमोडिटी देगी, फिर वो होलसेलर उससे सेलर को देगा, फिर वही सेलर आपको सेम कमोडिटी अगेन दे सकता है अगर आप लेने चाहेंगे तो। इसको कहते हैं मनी सप्लाई। चलिए अब डिस्कस करते हैं मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। अब ये मेजरमेंट है तो इसका कुछ फॉर्मूला भी होगा। हाँ बिल्कुल, इसका फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला क्या है इसका? इसका फॉर्मूला है M1 इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD। अब ये C क्या है, M क्या है, डबल D क्या है और ये OD क्या है? वैसे इसका फॉर्मूला मेन एक ही है, बट अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीखना चाहते हैं तो इसके 4 फॉर्मूले हैं। M4 तक जाएगा ये सिर्फ ऐसा कैसा। अब यहाँ पे C मतलब होता है करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। पब्लिक के पास कितनी करेंसी है, प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। बैंक के पास कितना डिमांड डिपॉजिट है, और ओडी मतलब अदर डिपॉजिट विद RBI। M1 क्या होता है? पब्लिक के पास कितनी करेंसी है, बैंक के पास कितना डिमांड डिपॉजिट है, एंड अदर डिपॉजिट विद RBI। ये होता है मेन फॉर्मूला ऑफ मनी सप्लाई। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीखना है तो M4 तक भी अपन देखेंगे। M1, M2, M3 एंड M4 तक जाएगा फॉर्मूला। अब M1 का फॉर्मूला देख लिया। अब M2 क्या होता है? M2 इज इक्वल टू M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में कितनी सेविंग है उससे प्लस करना है किसमें? M1 में। M1 क्या था? C प्लस DD प्लस OD। याद रखना हमेशा C प्लस DD प्लस OD। अगर अपन M1 का फॉर्मूला भी लिख के आए एग्जाम में तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर अगर प्रॉपर पूछे M4 तक तो M4 तक लिख दीजिएगा। मैं तो बता ही रहा हूं आपको कि M4 तक क्या आएगा। M2 का क्लियर हुआ। M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस। अब आता है M3। M3 में क्या आता है? M1 भी जोड़ लो, M2 भी प्लस कर दो,
M2 को में क्या आता है, M1 भी आता है प्लस सेविंग को डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस। यहाँ क्या आया, M2 प्लस डिपॉजिट ऑफ बैंक्स, सभी बैंकों का डिपॉजिट कितना है करंटली में, उस सबको ऐड कर दो। देन लास्ट M4 में क्या आएगा, M3 मतलब M2 प्लस M1 प्लस डिपॉजिट ऑफ बैंक इज इक्वल टू M3। यहाँ M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस, टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस। वहां पे क्या था, सेविंग डिपॉजिट, यहाँ पे क्या है, टोटल डिपॉजिट। समझ में आया। इसी के साथ मनी सप्लाई खत्म होता है, प्लस मनी टॉपिक भी खत्म होता है यहाँ पे। तो फटाफट से एक ओवरव्यू ले लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने इस वीडियो में। और पढ़ा था पहले अपने फर्स्ट बार्टर सिस्टम, उसकी डेफिनेशंस, लिमिटेशंस, देन मनी पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी फटाफट से। फिर फंक्शंस के कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। देन आता है मनी सप्लाई में डेफिनेशन देखी थी और उसको मेजर कैसे करते हैं वो देखा था, M1, M2, M3, M4। सो अब नेक्स्ट वीडियो में जो बचा पार्ट है बैंकिंग, हम वो देख लेंगे। सो इस वीडियो को अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल आइकन दबा देना, तो आपको न्यू वीडियो आएगी तो नोटिफिकेशन जरूर आ जाएगा आपके पास।